हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके राजस्थान वन रक्षक और वनपाल दोनों परीक्षाओं के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर पाएं। अगला देखिए, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, जैसे एक धातु होता है, मान लो ऐसे गोलमटोल, इससे अपने ऐसे पतले पतले यूं तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा गुण है धातुओं का? तो दोस्तों, ये गुण है आपका तन्यता का, ठीक है। तन्यता गुण है, तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तन्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो दोस्तों, सोना इसका करेक्ट ऑप्शन है। सोना एक ऐसी धातु है दोस्तों जिसको आप कितना भी गर्म कर लो, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ अपनी रिएक्शन, अपनी अभिक्रिया नहीं करती है। वो ऑक्सीजन के साथ अपना जुड़ाव नहीं करते हैं दोस्तों, वो हमेशा अलग रहती है अपनी प्रकृति के अंदर, ठीक है। तो सोना यानी कि गोल्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम का पार्ट है, भाग है दोस्तों। इसका विद्युत अपघटन कैसे होता है? एक प्लस की तार होती है, एक माइनस की होती है। वहां पे अपने क्या है, अपने धातु को रख देते हैं, तो जो शुद्ध धातु है वो प्लस पे चली जाती है और अशुद्ध धातु माइनस पे चली जाती है, ठीक है। खैर, इतनी डीप आपको नहीं पढ़ना, आपको जनरल साइंस नॉर्मल पढ़नी है। तो आप याद रखो कि विद्युत अपघटन करने पर एनोड होता है जो प्लस वाला है, उस, ठीक है, उस पर कौन सी गैस जमा होती है दोस्तों? तो उसके ऊपर जो है आपकी जमा होती है ऑक्सीजन गैस, O2 गैस जो है वो आपकी जमा होती है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, ठीक है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों, एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, बाकी आप धातुओं को नहीं काट सकते। जैसे मान लो लोहा है, उसको आप नहीं काट सकते चाकू से, लेकिन इनमें से एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, वो है आपकी सोडियम, सी, जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जिसका होता है Na जिसका क्या है, सूत्र होता है दोस्तों, सूचकांक होता है Na। तो Na को हम लोग एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि क्षारकीय दंत मंजन। क्षारकीय दंत मंजन दोस्तों वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। वो दंत मंजन जो है आपके मुंह के अच्छे से सफाई कर सकता है और आपका जो दंतक्षय है उसको रोक सकता है। दंतक्षय क्या होता है दोस्तों? दांतों के ऊपर जो इनेमल परत होती है, ठीक है, सफेद कलर की जो परत होती है, उसका टूटना क्या कहलाता है? दंतक्षय कहलाता है। तो अगर यदि आप क्षारकीय दंत मंजन का इस्तेमाल करेंगे तो दंतक्षय की समस्या से आप बच सकते हैं। तो बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। देखो, अब इमली क्या है, स्वाद के अंदर खट्टी होती है, और जो चीज़ें स्वाद के अंदर खट्टी होती है ना दोस्तों, उनके अंदर क्या है, अम्ल पाए जाते हैं। और अम्ल कौन सा पाया जाता है? वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दोस्तों, दानेदार जस्ता ऐसा होता है, यूं इस तरह से धातु होती है, उसके ऊपर अगर यदि आप, ठीक है, अगर यदि आप क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या है, H2SO4 डालोगे, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊं। जब इस पे ये डालोगे ना तो SO4 तो कट जाएगा, बची क्या, H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? ये देखो दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या है, धातु है। अब ये पूछ रहा है कि जिंक और लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, कम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जो अधिक अभिक्रिया करती है। जिंक और लेड की जो है, जिंक और लेड वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाएं करती है अपने वातावरण में, अपनी प्रकृति के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? दोस्तों, एक इस तरह का मैग्नीशियम का रिबन होता है, जब आप उसको आग लगाते हो उसके नीचे, तो वहां पे एक लौ बनती है। लौ समझते हो ना आप? ऐसे ऐसे जो आग की जो ज्वाला होती है वो, तो वो किस कलर की बनती है दोस्तों? वो बनती है आपकी श्वेत चमकदार कलर की। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, श्वेत चमकदार, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट होगी, चमकदार होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब होता है दोस्तों जिसकी जाति इन सबसे अलग है। अब देखो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा ना, जब घर बनाते तो कहते हैं पीओपी करा रहे हैं जी घर के, पीओपी। वो पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। पीओपी जो है वो घरों के अंदर होती है, और पीओपी का इस्तेमाल आप देखते हो, जो हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर करता है ना, उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है।
उसके अलावा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है, वो बनता है जिप्सम से, जिसे बीकानेर नागौर साइड के लोग क्या बोलते हैं, सफ़ेद बाठा। ठीक है, कहते हैं ना कि मारो तो बाठो है जी, सफ़ेद बाठो। वो सफ़ेद बाठा जो क्या है वो क्या है, जिप्सम होता है, और जिप्सम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है। दोस्तों दांतों के ऊपर आपने देखा होगा गुलाबी कलर का आपका जो मसूड़ा होता है, लाल कलर का गुलाबी कलर का, वो किससे बना होता है, वो बना होता है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसीलिए वो इतना कठोर होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है, दोनों जो सामग्री है वो मिलके बनाती हैं मसूड़े को, इसलिए वो इतना ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो हैं कैल्शियम और फॉस्फेट ये काफ़ी कठोर प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। वैसे दोस्तों आप उपचार करते हो सफ़ेद जैसे गर्म लोहा लगा लिया या फिर कोलगेट लगा ली, लेकिन उसके अलावा मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना जरूरी है दोस्तों, बेकिंग सोडा से। क्यों, क्योंकि देखो मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल और बेकिंग सोडा के अंदर क्या है, क्षार है। अब अम्ल और क्षार जब एक दूसरे पे अटैक करेंगे ना तो वो अम्ल को नष्ट कर देता है, अम्ल के जहर को खत्म कर देता है। तो इसलिए उस जहर को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सूचालक है। दोस्तों ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सूचालक है, यानी कि सूचालक वो होती है दोस्तों जिसके अंदर विद्युत आ जा सकती है। ठीक है, और कुचालक वो होती है जिसके अंदर विद्युत नहीं जा सकती। तो दोस्तों इसके अंदर से ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो है तो अधातु, वैसे तो अधातु जो है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये अधातु एक ऐसी है जो विद्युत की सूचालक है। आपने देखा है दोस्तों कभी ग्रेफाइट, आपको भी नहीं देखा, लेकिन मैं कहूँगा आपने देखा है, आपको याद नहीं है। पेंसिल देखी आपने, पेंसिल होती है, उसके आगे यूँ नोक होती है जिससे सिक्का होता है जहाँ से हम लिखते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है ना, काले रंग का होता है। ये जो काले रंग की जो धातु है ना दोस्तों, ये ग्रेफाइट है। आप कभी पेंसिल को प्लग में लगा के देखना, पेंसिल के अंदर करंट आएगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो ग्रेफाइट है धातु है वो विद्युत की सूचालक है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिंक जस्ता के अयस्क क्या हैं। अयस्क का मतलब होता है अपर रूप, तो जस्ता के अयस्क है दोस्तों जिंक ब्लेड। ठीक है, जिंक ब्लेड जो जस्ता के अयस्क है, यानी कि ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। आपने सुना है ना दोस्तों, लोहा इस्पात बोलते हैं, लोहा इस्पात। तो उस इस्पात के अंदर कितना प्रतिशत कार्बन है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों उस इस्पात के अंदर है 2% कार्बन। कितना प्रतिशत है, 2% कार्बन है। मैंने आपको एक दिन बताया था दोस्तों, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना पाया जाए। तो इसी तरह से इस्पात के अंदर 2% कार्बन पाया जाता है। सी इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। एक ऐसा धातु बताओ दोस्तों जो जल में डालेंगे तो तैरने लगेगा, तो वो है दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम Ca। बाकी धातु क्या होते हैं, जैसे मान लो दोस्तों ये जल की सतह है ना, यहाँ पे आपने डाला वो अंदर डूब जाते हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है, कैल्शियम जो है वो ऊपर ऊपर यहाँ पे जल की सतह के ऊपर क्या है दोस्तों, तैरता रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगती है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला प्रश्न, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रेडॉक्स, REDOX। ठीक है, अब दोस्तों उपचयन और अपचयन होती क्या है। उपचयन होता है दोस्तों हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। और अपचयन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन जुड़े दोनों काम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। अब दोस्तों ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश के अंदर होती है। अब आपको ये नाम याद नहीं रहता तो आपको मैं एक नाम याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ा है आपने छोटी क्लासों में साइंस में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हम क्या पढ़ते थे कि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सूर्य के उपस्थिति में पौधे CO2 और जल को ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। C यानी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों। और ग्लूकोज जो है वो पौधों का भोजन होता है। तो ये किससे तैयार करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तैयार करते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। दोस्तों अंगूर का किण्वन आपने देखा होगा, अंगूर से जो किशमिश दाख बनाई जाती है उसका किण्वन कहलाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि देखो अंगूर के अंदर की प्रकृति चेंज हो रही है, अंगूर बाहर से तो वैसा ही है। अब अंगूर अगर यदि बाहर से चेंज होता है तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, लेकिन ये अंदर से चेंज हो रहा है तो इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो
आंतरिक परिवर्तन हो, अंदर से परिवर्तित हो, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। तो अंगूर का किण्वन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका जो दोस्तों आप अचार में डालते हो ताकि अचार खराब ना हो, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की फफूंदी ना आए, ठीक है। तो इसके लिए जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब सिरका जो है वो स्वाद में खट्टा होता है दोस्तों, और मैंने आपको पहले बताया था जो चीज़ें स्वाद के अंदर खट्टी होती हैं उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज साइंस के 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन रक्षक और वनपाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसी लगी वीडियो, डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। इसके अलावा आप बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके A to Z जितनी भी वीडियोज़ है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की वो आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको जगह जगह मत्थाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो मिस ना कर पाएँ। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। देखते हैं 1K+ व्यूज़ का टारगेट आज कौन कंप्लीट करा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाएँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।